प्राइस इंडेक्स, पिछली क्लास में बहुत सारे मेथड तुमने पढ़े, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, अचानक महसूस हुआ होगा सबसे ज़्यादा फॉर्मूले तो इसी चैप्टर में है। इससे ज़्यादा भी एक चैप्टर है जिसमें जिससे ज़्यादा फॉर्मूले हैं, जो तुम अभी चाह रहे हो कि मैं ना पढ़ाऊँ। हाँ देखो, तो प्राइस इंडेक्स के बारे में तुमने काफ़ी बातें तो वहाँ पढ़ ली, ठीक है। दो टर्म हैं जिन्हें और समझ लोगे तो कोरिलेट कर पाओगे इसे। तुमने सुना होगा मंथली वेज, सुना है? और एक और होता है वर्ड जिसे हम कहते हैं रियल वेज। मंथली वेज जो एक वर्कर हर महीने प्राप्त करता है ना, एक वर्कर की मंथली सैलरी, है ना, ये मंथली वेज है। अब रियल वेज किसे कहते हैं भाई? रियल वेज का मतलब ये मंथली सैलरी से हम एक महीने में कितना खर्च कर पा रहे हैं, मतलब कमोडिटीज अगर खरीद रहे हैं तो कितना खरीद सकते हैं, ठीक है, उसे हम रियल वेज कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। मंथली सैलरी द्वारा खरीदी गई वस्तुएं, मान लो कि मंथली सैलरी है 50,000 रुपये, और उस 50,000 से अगर हर महीने 45,000 रुपये के गुड्स या कमोडिटीज़ खरीदते हैं तो वो रियल वेज है। कहने का मतलब वेज असल में इतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 45,000, क्योंकि 45,000 में हमारे सारे खर्चे हो जा रहे हैं, और मंथली सैलरी है कितनी? 50,000। इसका उल्टा भी हो सकता है, मंथली सैलरी हो 45,000 और रियल वेज हो 50,000। ये दोनों कम ज़्यादा हो सकते हैं, बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत? हाँ, मंथली वेज नहीं, रियल वेज क्या है कि जो वस्तुएं खरीद रहे हैं उसे हम मंथली सैलरी से ही खरीद रहे हैं, तो मंथली सैलरी से कितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं, अभी के लिए कम है, ठीक है। तो ये दो वेजेस हो गए। तो इसके आगे इसको रिलेट करने के लिए मान लो मैं अभी की ही बात करूं, 2023 की बात करते हैं, चलो। मंथली वेज आ रहा है 500 रुपये, ठीक है, और मंथली वेज आ रहा है 500 रुपये, गुड्स के रूप में चावल खरीद रहे हैं, 1 केजी राइस की अपनी जो कीमत है वो 10 रुपये। तो अपने मंथली वेज से कितना केजी राइस खरीद सकते हैं बताओ? 50 केजी खरीद सकते हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब वही अगर मैं 2024 की बात करूं, 2024 की बात करते हैं, यहाँ पर मंथली वेज वही 500 रुपये ही है,
1 केजी राइस की अपनी कीमत बढ़ गई है, बढ़ के हो गई 20 रुपये, 20 रुपये हो गई हैं। तो कितना केजी खरीद पाएंगे राइस? 25 केजी। क्या हुआ यहाँ पर, क्या देखने को मिला? ठीक है, इन्फ्लेशन तो दिख रहा है ना। असल में अगर हम देखेंगे यहाँ का इंडेक्स, अगर बेस ईयर मान लूँ मैं, ये इंडेक्स हमें 100 आ रहा है, तो इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स कितना आएगा इसका? अगर मैं इसका इंडेक्स यानी कि प्राइस इंडेक्स 100 मान लूँ, तो इसका कितना होगा? नहीं कैलकुलेट हो पाया? अरे करंट ईयर प्राइस बेस ईयर प्राइस इंटू 100, 20। हाँ। 10। तो प्राइस इंडेक्स आ गया 200, इसका अपना प्राइस इंडेक्स 100, तो इसका कितना आएगा? 200। प्राइस इंडेक्स के बढ़ते ही जो यूनिट्स हैं वो डाउन हो गए। तो एक तरह से देखा जाए तो रियल वेज जो है हमारा वो डाउन हो रहा है, क्वांटिटी कम खरीद पा रहे हैं ना हम। तो रियल वेज क्या हो गया? डाउन हो गया। चलो अब इसी का उल्टा देखें। इसी का अगर उल्टा देखा जाए, मुझे पता है कि मंथली वेज है 500 रुपये, प्राइस इंडेक्स पता है 100, 2024 का प्राइस इंडेक्स मुझे पता है 200, 2024 का प्राइस इंडेक्स 200 पता है। तो 2024 में मंथली वेज कितना होना चाहिए? यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक तो ये मैंने एग्जांपल लेके समझाया, और इस एग्जांपल के बेसिस पे नीचे कंडीशन डाल दी मैंने। ऊपर हमने देखा कि मंथली वेज पहले भी और अभी भी उतना ही है। इन दैट केस प्राइस पहले 10 था, अब 20 हो गया, तो प्राइस इंडेक्स 100 से 200 हो गया, जिस वजह से क्वांटिटी जो है वो 50 से 25 हो रही है, कम हो गई। क्या जिस घर में 50 केजी राशन चाहिए होता था, उस घर में 25 केजी राशन आएगा तो बात बनेगी? नहीं बन पाएगी ना। राशन तो उतना ही चाहिए होगा ना जितना पहले चाहिए। जब तक कुछ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ना हो तब तक के लिए तो राशन तो उतना ही चाहिए ना, 25 केजी से तो काम नहीं चलेगा। अगर मुझे राशन पहले जैसा ही चाहिए हो तो क्या करना होगा? प्राइस तो बढ़ गया है, मंथली वेज बढ़ाना पड़ेगा, है ना। इट शुड बी इंक्रीज। कितना इंक्रीज किया जाए? तो वही केस यहाँ पे नीचे ले लिया मैंने कि पहले मंथली वेज 500 था, प्राइस इंडेक्स 100 था, अब का जो प्राइस इंडेक्स है वो 200 हो गया है, तो मंथली वेज कितना होना चाहिए फिर इस हिसाब से? जब महंगाई बढ़ी है, ये जो खर्चा बढ़ गया हमारा, खर्चा बढ़ रहा है तो इनकम भी बढ़नी चाहिए ना, वरना कितना बुरा लगेगा, है ना। तो मंथली वेज कितना हो जाना चाहिए बताओ जरा? 1000। कैसे निकाला? बस ये दिख गया, ये डबल है तो ये भी डबल कर दो।
देखो मंथली वेज निकालना है तो देखो सैलरी पहले कितनी थी, प्रीवियस सैलरी 500 रुपये थी। पिछला इंडेक्स कितना था, प्रीवियस इंडेक्स कितना था, मल्टीप्लाई अब का इंडेक्स कितना है, करंट इंडेक्स कितना आ जाएगा, 100/100 हो जाएगा ना कैलकुलेशन अब तो, 500/100 मल्टीप्लाई 200, 1000 रुपये। ये तो फॉर्मूला है। बाकी छोटा मोटा बात क्या है, ये 100 से 200 हुआ है तो ये 5 से 50, 500 से 1000 हो जाएगा। तो आज की तारीख में हमें अगर 50 केजी चाहिए, देखो आज की तारीख में अगर 50 केजी मुझे खरीदना है तो मेरी आज की अपनी इनकम कितनी होनी चाहिए, 1000 रुपये। दैट 1000 रुपया मंथली वेज इज कॉल्ड रियल वेज। असल में इतना होना चाहिए, ठीक है। जितना मुझे ज़रूरत है उतना खर्च करने के लिए मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए। आ गया दीपांशु, अब ये कंडीशन आ गया ना, जो बोल रहा था कि मंथली वेज ज़्यादा ही होगी हर बार, तो यहाँ कम आ गई ना। तो ये क्लियर है पॉइंट। तो अगर तुम ऐसे अगर मर्जी है तो रियल वेज का फॉर्मूला लिख सकते हो, मंथली वेज अपॉन इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100। ये रियल वेज का एक अपना जीता जागता फॉर्मूला हो गया। कॉपी करना है। फर्स्ट वाली रील तो है मंथली वेज RW is the real wage, MW is monthly wage। बढ़े आगे। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस बेस पर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा यहां से, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी
करवाऊं? सब लोग बंद करके बैठे हुए हो। करा है। कॉपी लाया क्या करा नहीं है कॉपी तो क्या करो। टेस्ट एडिक्वेसी ये बता रहा है कि इंडेक्स नंबर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो रिजल्ट्स निकाल रहे हैं वो अलग अलग फॉर्मूले हमारे पास मौजूद हैं। उन फॉर्मूले से हम अलग अलग प्रेडिक्शंस, अलग अलग सब स्टेटमेंट्स अपनी दे रहे हैं। तो उन स्टेटमेंट्स की एडिक्वेसी यानी कि सत्यता है, एक्यूरेसी है या नहीं है, ये टेस्ट करने के कुछ तरीके बताए गए हैं। जो इंडेक्स आ रहा है वो इंडेक्स हमारे प्रेडिक्शंस के या हमारे अपने थ्योरी के लिए कनेक्शन दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, सही रिजल्ट है कि नहीं है हमारे हाथ में। इसके लिए हमारे पास कुल मिलाकर 4 तरह के टेस्ट हैं। 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। पहला, यही नाम याद करने हैं और तमाम जो इसमें बहुत, क्योंकि 100% इंपॉर्टेंट है ये, फिर बता दे रहा हूँ। टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट है पहला। दूसरा, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तीसरा, सर्कुलर टेस्ट। एंड चौथा, यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट है ना, यूटी होता है ना स्कूल में। तो 4 टाइप ऑफ टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं। टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, सर्कुलर टेस्ट और यूनिट टेस्ट। एक एक करके चारों को समझना है। नंबर 1 डालोगे, टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट बता रहा है कि तुम करंट ईयर और बेस ईयर के बेसिस पर इंडेक्स नंबर निकालते हो ना, प्राइस इंडेक्स। तो करंट ईयर को कहते हो P0 और बेस ईयर को कहते हो P1। उल्टा कर दिया मैंने, करंट ईयर को P1 और बेस ईयर को P0 कहते हैं ना। तो अगर P01 निकाला जा रहा है, इसका मतलब है करंट ईयर का कंपैरिजन कर रहे हैं बेस ईयर से, तो एक रिजल्ट आएगा। अब अगर मैं ये कंपैरिजन पलट दूं, पलटने का मतलब है P10, मतलब अब क्या किया है, बेस ईयर का कंपैरिजन कर रहे हैं करंट ईयर से। ठीक है, टाइम रिवर्सल इसीलिए बोला जाता है। टाइम रिवर्स कर दिया, करंट ईयर मान लेते हैं 2024, बेस ईयर 2020। तो P01 का मतलब है कि 2024 का कंपैरिजन कर रहे हैं 2020 से, और P10 का मतलब है 2020 का कंपैरिजन कर रहे हैं 2024 से। यही तो बात है।
टाइम रिवर्सल टेस्ट कहता है कि टाइम को रिवर्स करके जो इंडेक्स आ रहा है, अगर वो 1 आता है, उनका मल्टीप्लाई करके 1 आ जाता है, तो वो आइडल टाइम बताएगा, मतलब आइडल एडिक्वेसी देगा, आइडल एडिक्वेसी दे देगा हमें। ठीक है, मतलब वो डाटा अच्छा है, प्राइस इंडेक्स वो सही है। वो प्राइस इंडेक्स दोनों सही माने जाएंगे। P01 मल्टीप्लाई P10, इसका रिजल्ट आना चाहिए 1। P01 मल्टीप्लाई P10, ये अगर 1 आता है तो टाइम रिवर्सल टेस्ट हमारा पास हो जाएगा यहाँ। एक एग्जांपल से समझे जरा। एग्जांपल में सिंपल एग्रीगेटिव लेते हैं, पीछे बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े ना, तो सिंपल एग्रीगेटिव सबसे पहले ही आ गया था। P01 निकालने के लिए सिग्मा P1 बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाई 100। अच्छा, अब इसी को अगर मैं पलटी मार दूं, P10 निकालना हो तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, सिग्मा P0 अपॉन सिग्मा P1 मल्टीप्लाई 100। अब मुझे टेस्ट चेक करना है कि 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो P01 मल्टीप्लाई P10, इसका मतलब सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 है। 100 को अगर ना कंसीडर करें तो कोई दिक्कत, 100 को अगर कंसीडर नहीं करते हैं, 100 तो इसलिए लगाया ताकि परसेंटेज में मिल जाए हमें, है ना, और 100 अगर ना लेकर चलूं तो एग्जैक्टली फ्रैक्शन में मिलेगा नंबर मुझे। तो मल्टीप्लाई सिग्मा P0 अपॉन सिग्मा P1, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, आंसर आ गया। यानी कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड टाइम रिवर्सल टेस्ट को फुल्ली सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये एक अच्छा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो है प्राइस इंडेक्स निकालने का एक अच्छा मेथड है। टाइम रिवर्सल टेस्ट ये पास कर गया ना, मतलब ये एक अच्छा मेथड माना जा रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट हो गया। अगला इसमें बात आता है कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। फॉलोइंग फॉर्मूला सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट। कुछ फॉर्मूले हैं जो टाइम रिवर्सल टेस्ट को अप्लाई कर देते हैं, फॉलो करते हैं। पहला तो मैंने दिखाई दिया, सिंपल एग्रीगेट है। दूसरा फिशर, फिशर आइडल मेथड। मैंने फिशर वाला बताते वक्त बताया था ना कि फिशर वाला जो है ज़्यादा अच्छा माना जाता है। रीज़न कि टाइम रिवर्सल टेस्ट को अच्छे से सेटिस्फाई करता है। तीसरा मार्शल, मार्शल एजवर्थ। ये 3 मेथड हैं जो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। डन। तो दूसरे टेस्ट पर आए। दूसरा टेस्ट नाम क्या है दूसरे का? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो हेडिंग डालेंगे उसके लिए,
फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है? ये बात करता है कि प्राइस है प्राइस है, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके वैल्यू बनता है, ये तो पता होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट नेशनल इनकम में पढ़ा होगा ना, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस से हमें प्राइस इंडेक्स समझ में आएगा, क्वांटिटी से क्वांटिटी इंडेक्स समझ में आएगा। तो कहोगे क्वांटिटी इंडेक्स तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो बिल्कुल सेम है, जैसे प्राइस इंडेक्स चला है ना, वैसे ही क्वांटिटी इंडेक्स है। जहाँ जहाँ प्राइस इंडेक्स में प्राइस ले रहे थे वहाँ क्वांटिटी ले लेंगे, और जहाँ जहाँ क्वांटिटी ले रहे थे वहाँ प्राइस ले लेंगे। सब सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू बनेगा, यानी वैल्यू इंडेक्स। चैप्टर का एकदम इनिशियली मैंने बताया था कि ये तीन चार तरह के इंडेक्स होते हैं, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स और स्पेसिफिक इंडेक्स। चार बताए थे ना, तो तीन तो यहीं आ गए। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बोलता है कि प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स के प्रोडक्ट से हमें वैल्यू इंडेक्स मिलेगा। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हमें सारे तीनों इंडेक्स नंबर्स को एक साथ इंक्लूड करके बताता है। प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, तो उससे क्या मिलेगा? वैल्यू इंडेक्स नंबर मिलेगा। अगर ऐसा हो जाता है तब तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, अच्छा है, वरना नहीं है। अगर लिखना हो तो फॉर्मूले के तौर पे इसे लिख लो, P01 मल्टीप्लाई Q01 इज इक्वल्स टू V01। अचानक तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो मैं बार बार लिख रहा हूँ, है ना, हर सब्जेक्ट में। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4, पेपर 3 तो चल ही रहा है। पेपर 3 में ही तो बात कर रहे हैं इसके। अच्छा, ये बात ठीक है, क्लियर हो गया। प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स निकालना बहुत आसान है। जैसे अगर तुम प्राइस इंडेक्स निकाल रहे थे P01, तो फॉर्मूला हो रहा था सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, सिंपल एग्रीगेटिव। तो वही Q01 निकालना होगा, तो सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 मल्टीप्लाई 100, सिंपल एग्रीगेटिव। वही सिंपल एवरेज निकाल रहे हैं, अगर सिंपल एवरेज के तहत सिग्मा P01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 बाय P0 इंटू 100 है अपॉन n। ऐसे ही Q01 निकालना है तो सिग्मा Q1 बाय Q0 इंटू 100 अपॉन में n। बस इतना ही तो काम है। बाकी वो फिर लास्ट पेयर, पास्चे, फिशर है, इन सब के जो झमेले थे उनमें भी क्वांटिटी की जगह प्राइस लिख देना है, प्राइस की जगह क्वांटिटी लिख देना है, काम खत्म। ये तो रफ काम है। रफ समझाना था सो समझा दिया। इससे एक बात और पता चल गई कि वैल्यू इंडेक्स निकालना हो तो कैसे निकाला जाए। लिखोगे दिस टेस्ट इज satisfy by only one method। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट केवल एक ही
मेथड द्वारा अप्लाई होता है। कौन सा है? इसको थोड़ा सा बढ़िया इज्जत देके लिखेंगे। फिशर आइडल। फिशर आइडल, तो इसने 2 टेस्ट पास कर लिए ना, तो फिशर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। इसने टाइम रिवर्सल को भी सेटिस्फाई कर दिया, फैक्टर रिवर्सल को भी सेटिस्फाई कर दिया। जब 2 टेस्ट में कोई इंसान पास हो जाए तो 50% तो पास हो गया वो। अभी 2 टेस्ट बाकी हैं, बस बन जाएगा सीए। बढ़ाऊं आगे? नंबर 3, सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट का क्या सेंस है? तो एक ईयर का दूसरे ईयर से कंपैरिजन, दूसरे ईयर का तीसरे ईयर के साथ कंपैरिजन। जैसे मान लो 2020 का कंपैरिजन, 2020 से 2024 का कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर ऐसे ही 2020 का कंपैरिजन 2016 से कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है? 2016 और 2020 इन दोनों का कंपैरिजन, फिर 2020 और 2024 इन दोनों का कंपैरिजन। तो फिर ये ऐसे भी तो हो सकता है फिर, हैं? ये है सर्कुलर टेस्ट। जब एक साल का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का पहले से कंपैरिजन करते हैं, इंडेक्स नंबर निकालते हैं, और तब आंसर 1 आ जाए, तब कहेंगे ये तो और बढ़िया है ना। ठीक है भाई, हमने टाइम रिवर्सल में देखा कि 2020 का 24 से, 24 का 20 से जो इंडेक्स आ रहा है उनका मल्टीप्लिकेशन बना रहा है, तो वो अच्छा है, टाइम रिवर्सल टेस्ट है। लेकिन सर्कुलर टेस्ट में तो तीसरा ईयर भी आ जा रहा है, 2016 का 20 से, 20 का 24 से, और 24 का फिर पहले से भी करना है, यानी कि 2016 से भी करना है। सर्कुलर टेस्ट के लिए लिखेंगे दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, उसी को और ज़्यादा फैला दिया। तो क्या कहना चाह रहा है ये? P01, P01, P12 आगे का ईयर आगे ना, फिर और फिर P20, ये 0 है, ये 1 है, और ये
2 है, तो 0 1 1 2 और 2 1 2 0, इनका आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें आंसर फाइंड करके तो आना चाहिए 1। ठीक है जी, तो ये बात है। अब सीधी बात कि इसे कौन अप्लाई कर रहा है, कोई तो फॉलो करता होगा। फॉलोइंग फॉर्मूला सेटिस्फाई दिस टेस्ट। पहला सिंपल एग्रीगेटिव, जो कि ऑब्वियसली देखा होगा तुमने, टाइम रिवर्सल में भी था ये। और कौन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिंपल एवरेज रिलेटिव बाय जीएम, एएम वाला नहीं, जीएम वाला। और तीसरा है फिक्स्ड वेटेड एवरेज एग्रीगेट। तो ये वो फॉर्मूले हैं जो हमारा सर्कुलर टेस्ट में पास हो जा रहे हैं। आखिरी टेस्ट बचता है, हाँ, यूनिट टेस्ट। हम्म यूनिट टेस्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट द फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट units. This test is satisfied by all the formula except simple aggregative। सिंपल एग्रीगेटिव को छोड़कर बाकी सब को ये सेटिस्फाई करता है। असल में ये है क्या, यूनिट टेस्ट क्या है, ये इंडिपेंडेंट यूनिट के लिए फॉर्मूला है, मतलब हर कोई इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अगर सिंपल एग्रीगेटिव में बात करेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या था, P1 बाय P0 इंटू 100। रिलेटेड अंकित अंकित ये जानने वाला है, जानने वाला है।
पानी फेंकते था, लड़ाई करते। तुम यही बता। बीच बीच में एंटरटेनमेंट होना चाहिए। सर बिल्कुल चश्मा काला हो गया। क्या हो गया? पहली बात है, जब स्कूल में तो वहाँ बैठ जाते थे असेंबली में बहन क्या यूनिट टेस्ट ये सभी में अप्लाई होगा, एग्रीगेटिव में इसलिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि एग्रीगेटिव जो मेथड है वो P1 बाय P ये इंडिपेंडेंटली नहीं मूव कर रहा, हर डाटा में ये दोनों प्राइस का लेकर फ्रैक्शन लेकर, और डिवाइड में देखो लिखा है नंबर ऑफ एन डाटा यानी n, टोटल n से डिवीज़न देके और तब इसे सॉल्व किया जाता है। तो सारा डेटा अलग अलग था लेकिन सबको एक साथ लेके और नंबर से डिवाइड कर दिया, और नंबर से डिवाइड करने का मतलब अब ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा, ये डिपेंड हो गया नंबर्स पे। नंबर्स चेंज हो गए यानी कि डाटा की संख्या अगर चेंज हो गई, बढ़ गई या घट गई, तो प्राइस इंडेक्स भी चेंज होता चला जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा ना। अब अगर n चेंज हो गया, पहले डाटा 10 थे अब 8 हो गए या 12 हो गया, तो प्राइस इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ठीक, इसलिए यूनिट टेस्ट में सारे पास हैं, बस ये सिंपल एग्रीगेट फेल है। इसमें 4 टेस्ट, चारों में कौन कौन पास होगा वो पता चल गया। वाले को दूसरा टेस्ट अब आते हैं उस हिस्से पे जहां ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, CPI। इसी को एक नाम और दिया जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये 11th में पढ़ा होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो हमें बता रहा है कि अगर आपका प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है तो लगे हाथ इनकम भी बढ़ते रहनी चाहिए, जो कि हमने जस्ट एकदम मंथली वेज और रियल वेज वाले हिस्से में देखा था। वहीं से ये कनेक्ट करके हम चलेंगे। अगर महंगाई बढ़ रही है तो ऑब्वियसली इनकम बढ़नी चाहिए, वरना लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पे फर्क पड़ेगा, है। इसीलिए इसे
लिविंग इंडेक्स बोला जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब कंज्यूमर के ऊपर बर्डन पड़ेगा कि अगर प्राइस इंडेक्स तो बढ़ रहा है, प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है, तो उसका हर्जाना या यूँ कह लो लोड किस पे पड़ेगा, कंज्यूमर पे पड़ेगा, जिस वजह से उसकी लिविंग खराब होगी है। पहले वो 4 व्हीलर पे चलता था, फिर धीरे धीरे 3 व्हीलर पे आएगा, फिर 2 व्हीलर पे आ जाएगा, फिर 2 लेग्स पे आ जाएगा, है ना। नहीं पैदल तो चलेगा, हाँ फिर 4 कंधे पे आ जाएगा। तो ये भी पढ़ते रहना चाहिए, कंसीडर करके चलना चाहिए। तो लिखेंगे इट इज टाइप ऑफ इंडेक्स विच इज used to find out changes in price of basket of goods and services for a particular class of people। क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सबके लिए जरूरी है? मुकेश अंबानी के लिए क्या जरूरी होगा? उसको तो 10 रुपए किलो वाला आलू अगर 1000 रुपए किलो भी मिल रहा है तो उसे क्या दिक्कत है? वही तो बात है, पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के लिए ही देखा जाता है ये। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अगर कैलकुलेट करना है तो 2 तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड्स। 2 मेथड्स को अप्लाई करके हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, जिसमें से पहला मेथड है फैमिली बजट मेथड। नाम से समझ में आ रहा होगा, फैमिली का बजट कैसा है ना, तो वो मेथड लगाना होगा। और जो दूसरा मेथड है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। फैमिली बजट मेथड और एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, 2 तरह के मेथड लगाने होंगे और इनसे तुम अपना नैया पार कर सकते हो। फैमिली बजट मेथड इसे हम एक और नाम से जानते हैं वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड। वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड है ना। वो जो चार्ट बनाया था उसमें देखोगे तो सबसे आखिरी वाला यही है, बहुत सारे नहीं, उसके बाद वाला। देखो जरा पन्ने पलटो, वेटेड एवरेज रिलेटिव देखो कहाँ कितना क्या लिखा है। कितना देर लग गया ढूंढने में? मिला? सब में ही सिग्मा है। अरे वेटेड एवरेज रिलेटिव बोल रहा हूं मैं।
वेटेड एवरेज ये लिखवाया था ना, ये जिसमें सिग्मा बोला था आई डब्ल्यू वेटेड एवरेज रिलेटिव बाय एम, आखिरी वाला। सिग्मा आई डब्ल्यू हाँ, लगा दिए थे। तो फॉर्मूले कनेक्ट करके चलो, वरना अभी अगर गड़बड़ा दिया तो फिर तो सारी मेहनत को ही तुम आग लगा दोगे। चलो लिख ही दे रहा हूँ मैं, तुम लोग, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब सिग्मा P1, सिग्मा नहीं, P1 बाय P0 मल्टीप्लाई 100, ये है। बाकी रहा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, इसे हम जानते हैं लास्ट पेयर के नाम से। लास्ट पेयर वाला तो फॉर्मूला याद ही होगा, क्वेश्चन वोश्चन किए तो वो तो आसान था। ठीक है, ओके। अब इसी से ही मिलके एक और है, चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स, इसका फॉर्मूला लिख लो, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, CY मतलब करंट ईयर, मल्टीप्लाई चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100। अब लिंक जो है, लिंक रिलेटिव निकालना है तो उसके लिए तरीका है, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया होगा, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर नहीं दिया होगा, तो इसे फाइंड करना पड़ेगा। लिंक रिलेटिव फाइंड करना है तो लिखेंगे प्राइस ऑफ करंट ईयर, यानी कि P1 है अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी बेस ईयर मान लो, और इनटू में 100, यानी कि P1 बाय P0 इनटू में 100। तो यही तुम्हारा लिंक रिलेटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ आके इस चैप्टर को हम एक विराम देते हैं। विराम देते हैं, बाकी क्वेश्चंस की बात रहेगी, कुछ नहीं आए होंगे, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे तो उन पे चर्चा चलेगी। कॉन्सेप्चुअली पूर्ण विराम है, लेकिन क्या पता क्वेश्चन में कहीं कुछ दिक्कत आ रही हो तो पूर्ण विराम ना लग पाए। थ्योरी वाले सारे सारे हो गए, अभी तो कह रहे थे कि कुछ रह रहे हैं। तो मेरे रह गए। चलो ठीक है, जो भी है।